हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग अब एडवांस डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर पेपर जो आपका एसबीटी में 6 सेमेस्टर में होता है, हम लोग उसको अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ये फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमेशा की तरह डेमो लेक्चर रहेगा। ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा और ये आपके कोर्स में भी इंक्लूडेड है। अब 5 मिनट से 10 मिनट का टाइम लेकर के हम आपको सारी चीज़ें जो अब हम करने वाले हैं इस पेपर में, जो हम पिछले सेमेस्टर में क्या किए थे और इस सेमेस्टर में क्या करेंगे, ये डिस्कस कर देते हैं। फिर हम लोग अपने यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अब यूनिट नंबर 3 से ही हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, जब अगर आप हमसे पहले पढ़े हुए हैं 5th सेमेस्टर में आरसीसी का पेपर, तो उसमें भी हम लोग आपको बताए थे कि स्टार्टिंग का जो आरसीसी का यूनिट नंबर 3, 4 और 5 था 5th सेमेस्टर वाले सिलेबस का, जो आपका सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स, शेयर बॉन्ड, डेवलपमेंट लेंथ और कॉलम्स, वो हम लोग जब आरसीसी का डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम लोग किए थे डिस्कशन स्टील का। तो जब स्टील में पहुंचे थे तो स्टील समझना इसलिए आसान हो गया था क्योंकि आरसीसी में लिमिट स्टेट, वर्किंग स्टेट, इसका सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो आरसीसी में हम लोग यूज़ करते हुए आए थे। तो उसको हम यूटिलाइज़ किए आपके यूनिट 1 और 2 को समझाने में। सेम उसी तरह से 6 सेमेस्टर में अगर आप हमसे अभी पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो हम लोग इस 6 सेमेस्टर में भी आरसीसी का यूनिट 3, 4 और 5 ये पहले डिस्कस करेंगे। ये आपका ये आरसीसी फ्लेंज्ड बीम यूनिट 3 है, स्लैब यूनिट 4 है और कॉलम एंड फाउंडेशन यूनिट 5 है। ये तीनों डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में, जो कि आपका रिवेटेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, इनके ऊपर है, जो स्टील स्ट्रक्चर का वर्किंग स्ट्रेस वाले पार्ट से डिस्कस करना है। तो क्योंकि फिर से जब हम आपको आरसीसी पहले समझाएंगे, आरसीसी का रेफरेंस दे करके अभी हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोबारा अगर हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पहली बार अभी आरसीसी पढ़ रहे हो 6 सेमेस्टर में, और हो सकता है आप 5th सेमेस्टर की चीज़ें या तो भूल गए हो या फिर आपको समझ में ही नहीं आया हो, आप किसी तरह अपने एग्ज़ाम्स को तो पास कर लिए। तो हम आपको कोशिश करेंगे, पहला अभी आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम आपको जो यूनिट नंबर 3, 4, 5 जो आप आरसीसी में पढ़े हैं हम उसको रिकॉल करवाएंगे। अब रिकॉल में सिर्फ उतनी चीज़ें रिकॉल कराएंगे जितना हमको अभी से आगे समझाने में ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे अभी हम फ्लेंज बीम का डिस्कशन करेंगे, तो फ्लेंज बीम मतलब क्या कि आपका जो बीम जिसमें फ्लेंज निकला हुआ हो, वो जब बेंड करेगा तो वो वही इफेक्ट देगा जो सिंगली और डबली रेनफोर्स देता था। तो जब हम लोग अभी यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे 6 सेमेस्टर का, तो हम लोग थर्ड जो 5th सेमेस्टर का जो यूनिट नंबर 3 था उसका हम आपको एक कुछ फॉर्मूलाज और कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो जल्दी जल्दी आपको लगभग 15 से 20 मिनट लेंगे और आपको वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो वापस याद दिला देंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपने इस वाले सिलेबस में जाएंगे और फिर वो फॉर्मूलाज, क्योंकि इसमें यूज़ होने ही वाले हैं, और इसमें अगर हम आपको कोई टॉपिक मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिंगली रेनफोर्स टी बीम का हम डिज़ाइन आपको पढ़ाने के लिए स्टेप्स लिखाए, अब वो स्टेप्स लिखाने में जो हम फॉर्मूला लिखा रहे हैं फिर वो फॉर्मूला हमको आपको उस समय बताना ही पड़ेगा। अगर हम अभी नहीं बताए तो उस समय हमको बताना ही पड़ेगा कि ये फॉर्मूला हम लोगों का वहाँ से आया था। तो बार बार पीछे जाने से अच्छा है कि आज पहला लेक्चर में ही हम लोग पीछे जा करके वो सारी चीज़ें हम आपको आज नोट्स के तरह से लिख देंगे। अगर आपके पास नहीं भी है लिखा हुआ पहले से तो भी ये वाला जो पीडीएफ हम आपको, जो डेमो पीडीएफ होता है, ये आप अगर कोर्स नहीं लिए हैं तो भी, और अगर कोर्स वाले हैं तो भी आपको ये फर्स्ट वाला जो यूनिट 3 है इसका पीडीएफ जो होगा वो आपको डेमो आपको मिल जाएगा। आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है डैट सर सिविल, इस टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है इसमें हम वो जो पीडीएफ है वो हम यहाँ शेयर कर देते हैं। तो आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आप कोर्स नहीं भी लिए हैं तो आप इस वाले यूनिट का और पीछे का जो हम आपको याद दिलाएंगे, जो इस यूनिट में आपको हेल्प होने वाला है, वो भी हम आपको सारा पीडीएफ यहाँ शेयर कर देंगे। यूनिट नंबर 3 का पीडीएफ जो है वो डेमो पीडीएफ काम करेगा। ये वाला जो लेक्चर है ये भी डेमो लेक्चर की तरह से आपको काम करेगा। जो स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि मेरा नोट्स का कंटेंट कैसा रहेगा, हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, मेरा पढ़ाने का फ़्लो कैसा है, ये सारी चीज़ें जो देखना चाहते हैं, ताकि एक आइडिया लगे कि किस स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से बहुत सारी बातें सूट करती हैं। तो जिनको मेरा टोन, मेरा तरीका पर समझाने का समझ में आएगा, आप उस तरह से देख करके ये डेमो वीडियोज़ उसी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्योंकि एडवांस सर्वेइंग का, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, इन सारे का हम लोग डेमो वीडियोस और पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं पहले ही, और ये टेलीग्राम ग्रुप में वो सारे पीडीएफ्स पहले शेयर्ड है। ये वाला भी सेम उसी तरीके से शेयरिंग हो जाएगा। अब हम लोग आपको पहले अभी, क्योंकि डायरेक्टली नोट्स में आगे नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों को पहले पुरानी चीज़ें याद करनी है। जो हम लोगों का सिंगली रेनफोर्स सेक्शन था प्राइमरीली, हम लोगों को उसका फॉर्मूला याद करना है।
सिंगली रेनफोर्स का फॉर्मूला याद कर लेंगे तो फिर हम टी बीम में वापस जब फॉर्मूला वाला पार्ट पे आएगा, जब हम एनालिसिस में पहुंचेंगे तो फिर वापस मेरे लिए समझाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको वो फॉर्मूलाज याद भी आ जाएंगे दोबारा। हालांकि अभी आप सेमेस्टर एग्जाम दिए हैं अपने 5th सेमेस्टर का, तो उम्मीद है कि आपको फॉर्मूलाज याद रहेगा, लेकिन कोई इशू नहीं है अगर हम पहला लेक्चर में ये सारे फॉर्मूलाज को दोबारा रिवाइज कर दें, तो बार बार से कुछ मिस हो जाए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहता है, कोई चीज़ आपको कहीं पे हिट कर जाए जो आपको उससे आगे नहीं बढ़ने दे, तो वो सारे बैरियर्स हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है, और हम उन चीज़ों को उसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अगर नोट्स का एक आइडिया लेना है कि नोट्स किस तरीके का हम लोगों का होगा, तो आप इसी तरह से देख लीजिए। हम अपने ये नोट्स अभी प्रिपरेशन स्टेज में ही है, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। जब तक आप ये डेमो लेक्चर देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तब तक में आपका ये वाला जो यूनिट है ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया होगा, और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कंप्लीट करके हम अपलोड कर चुके होंगे, क्योंकि ये लेक्चर सबसे पहले ही आपका कंप्लीट होने वाला है। आरसीसी वाला जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा जल्दी मेरा क्लियर होता है, उसके बाद हम बाकी सारे पेपर्स पे अपना फोकस रहता है, क्योंकि वो लेंदी होते हैं, थियोरेटिकल होते हैं। ये एनालिसिस वाला टाइप का पेपर है। अब एक चीज़ जो लास्ट वाले सेमेस्टर और पिछले ईयर्स में भी देखने को मिला है, मतलब अभी 2 ईयर से हम लोगों का सिलेबस जो आरसीसी का भी ये चल रहा है 5th और 6th सेमेस्टर में, इनके 2 पेपर्स हो चुके हैं। एक प्रीवियस ईयर जो आपके सीनियर्स दिए थे, और एक जो आप अभी 5th सेमेस्टर में दे के आए हैं। इसमें नोटिस ये किया गया है कि 70 मार्क्स के पेपर में से 20 का तो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। अब रिमेनिंग जो आपका 50 मार्क्स का पेपर रहता है, उस 50 मार्क्स में लगभग 30 मार्क्स का थ्योरी आपको पूछ ले रहा है, और 20 मार्क्स का ही अप्रॉक्स ही आपका न्यूमेरिकल पूछ रहा है, जो कि इस तरह के पेपर में जनरली नहीं देखा जाता है। इस तरह के पेपर में 30 का न्यूमेरिकल और 20 का थ्योरी पूछा जाता है। बट 5th सेमेस्टर के लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी जो पेपर्स देखे हैं, उसमें यही पैटर्न फॉलो हुआ है कि वो 60 to 70% जो है वो थ्योरी पूछ ले रहे हैं, और सिर्फ 30 to 40% ही आपको न्यूमेरिकल का मार्जिन दे रहे हैं। तो हम लोगों का जो अब जो सब्जेक्ट पढ़ाने का जो आप एक पैटर्न समझ में आ गया है, वो ये है कि आपको थ्योरी के ऊपर भी ध्यान देना है, इनफैक्ट ज़्यादा ध्यान देना है। हर वो चीज़ जो हम आपको बताएंगे उसका थ्योरी आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चंस भी किस तरह से आएंगे, वो सारे यूनिट्स के बाद में इस तरह से डिस्कशन होगा कि क्वेश्चंस भी बताएंगे, उसके पॉसिबल आंसर्स भी बताएंगे। सारे आंसर्स आपके नोट्स में लिखे हुए रहेंगे, बट आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा वाला आंसर आप कहाँ पे किस जगह पे लिखेंगे। और फिर ऑब्जेक्टिव का सेशन भी हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। जैसे अब ये मेरा यूनिट है, ये कंप्लीट हुआ, इसके अप्रॉक्सीमेटली 10 MCQ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हम ये 10 MCQ क्वेश्चन भी जब आपका ये यूनिट 3 कंप्लीट होगा, उसके बाद हम आपको इसके MCQs डिस्कस कर लेंगे। फिर यूनिट 4 कंप्लीट होगा, फिर उसका MCQ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से हर यूनिट जहाँ जहाँ पे एंड होगा, वहाँ पे न्यूमेरिकल्स, MCQs, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग इस सेमेस्टर से इस बात पे ज़्यादा ध्यान रखें, और आप लोग भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान रखें कि वैसे तो ये पेपर है आपका न्यूमेरिकल पेपर, बट न्यूमेरिकल पेपर में भी आपको SBT जो है वो थ्योरी ज़्यादा पूछ रहा है, तो हम लोग थ्योरी को भी इग्नोर नहीं करके चलेंगे। टी बीम ऐसा ही एक यूनिट है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है। जो आपका ये फ्लेंज्ड बीम है, इसमें कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो यही वाले हैं जो हम जिसको अभी हम अंडरलाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये वाला जो मेरा यूनिट रहेगा, ये एक तो वैसे ही बहुत छोटा यूनिट है। आप देख रहे हैं कि SBT ही इसको 8 आवर्स में कहता है कंप्लीट होना है, जिसमें से 2 आवर्स का तो आपका एटलीस्ट न्यूमेरिकल रहेगा। तो 2 आवर्स का अगर न्यूमेरिकल है तो रिमेनिंग 6 आवर्स का थ्योरी रहेगा, जो कि बाकी सारे यूनिट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, और इसका कंटेंट भी बहुत छोटा है। ये यूनिट बहुत ईजिली आपको मार्क्स दे जाएगा, फुल मार्क्स। बस आपको ध्यान से समझना है सारी चीज़ों को। इम्पॉर्टेंट जो इसमें आपको थ्योरी रहेगा, वो एक पूछेगा आपको इफेक्टिव विथ के बारे में, एक पूछेगा एडवांटेज का कि आपका फ्लेंज्ड बीम नॉर्मल RCC रेक्टेंगुलर बीम के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज है। एक आपको पूछेगा नॉर्मल एडवांटेज की तरह से पूछ लेगा, या तो कंपैरिजन करके पूछ लेगा कि फ्लेंज्ड बीम वर्सेस रेक्टेंगुलर बीम का वो कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, या आप पॉइंट्स बताइए। तो आपको फिर एटलीस्ट 4-5 पॉइंट जो हम आपको नोट्स में देंगे, आपको वो सारे मेंशन करने होंगे कि दोनों में क्या अलग अलग चीज़ें हो रही है। ठीक है, आपको आ जाएगा डिज़ाइन स्टेप्स टी बीम का या एल बीम का लिखने के लिए। ये 3 थ्योरी आपका जो है वो इसमें बनेगा। एक आपका होगा जो कंपैरिजन होगा, एक इफेक्टिव विथ होगा, और एक डिज़ाइन स्टेप्स होगा। एनालिसिस के डेरिवेशन अभी तक 2 सालों में पूछा नहीं है, मगर ये भी चांसेस हैं कि अब जो तीसरा साल जो पेपर होगा, तो इसमें ये एनालिसिस वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो एनालिसिस होगा, जो हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम,
जो हम लोग एक्सप्लेन किए थे, आप यूनिट 3 पढ़े होंगे सेमेस्टर 5 में भी, तो उसमें भी सिंगली रेनफोर्स का जो आप फॉर्मूलाज बनाए थे, तो आप पूरा उसका एनालिसिस किए थे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाए थे और फिर फॉर्मूला डिराइव किए थे। वो स्टेप भी इसमें इंपॉर्टेंट होगा। तो टोटल 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला कंपैरिजन का, रेक्टेंगुलर वर्सेस फ्लेंज। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इफेक्टिव विथ का थ्योरी विथ फॉर्मूला, ऑब्वियसली इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज। तीसरा जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा डिज़ाइन स्टेप्स, जिसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ के गए, चांसेस है कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा आपके, अगर इस यूनिट से थ्योरी पूछा जाता है तो। और फोर्थ वाला जो आपका है वो है आपका एनालिसिस का स्टेप, मतलब एनालिसिस एक तरह से कह लीजिए कि सारे जो फॉर्मूला आपके फ्लेंज बीम्स में आएंगे, डिराइव होंगे, वो सारे, ये 4 ही थ्योरी आपको इसमें सिर्फ है, और सीधा हम लोग न्यूमेरिकल पे उसके बाद पहुंचेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं, ठीक है। तो नोट्स का एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए। ये आप जो देख रहे हैं ये अभी अंडर प्रिपरेशन ही है, तो इसमें बहुत सारे अभी हम लोग कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस में फ़ायदा ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको हाईलाइट करना होता है, पूरा थ्योरी आपका इस तरह से वाइट कलर में है। अब इसमें से मैं जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म है, हम इसको अगर कलर कर दिए तो वो आपको ज़्यादा जल्दी कैच होता है, और जितना कम बोरिंग आपको लगेगा नोट्स, उतना ज़्यादा आप उसको पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आसानी से आप उसको समझ पाएंगे। तो जो हम आपको समझाएंगे वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको सारे लेक्चर्स को बिना स्किप किए हुए देखना है, और उसके बाद आपको इन नोट्स को पढ़ना है। अगर आप पहले नोट्स पढ़ना चाहेंगे, आप सोचेंगे कि लेक्चर्स बाद में देख लिया जाएगा, तो फिर आपको क्या होगा कि माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते रहेंगे। हम जब समझाते हैं तो हम हर एक स्टेप पे आने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस को हम खुद ही यहाँ डिस्कस कर देंगे। उसको आप सुन लेंगे पूरी तरीके से। मेरा जो स्टोरी हम आपको सुनाएंगे फ्लेंज बीम का, आप उसको सुन लेंगे, उसके बाद आप इस नोट्स को आइए, इसमें लिखा हुआ हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा ईजिली, ठीक है। तो यही है मेरा नोट्स का ओवरव्यू जो हम आपको दे रहे थे। अब इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलते हैं अपने जो पुराना, जो हम लोग 5th सेमेस्टर में सिंगली रेनफोर्स सेक्शन पढ़े थे, उसके जल्दी से हम लोग 10 मिनट लेकर के आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, और उस सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम से हम लोग फ्लेंज तक कैसे आए वो डिस्कशन करते हुए फिर वापस हम लोग इसी नोट्स में पहुँचेंगे। बीच में अब आपका जैसे आज वाले लेक्चर में तो हम लोग ये पुरानी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। कल और परसों के जो 2 लेक्चर्स होंगे, तो वो 2 लेक्चर्स में आपका जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, एनालिसिस होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस कर लेंगे। वो हम लोग करेंगे वाइट शीट पे, मतलब ये पीपीटी पे हम लोग उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, वाइट शीट पे हम आपको एक नॉर्मल क्लासरूम की तरह से हम आपको सारी चीज़ें वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर जब हम वो सारी चीज़ें समझा देंगे, टोटल 3 लेक्चर्स के बाद जो आपका 4th वाला लेक्चर होगा, उसमें हम आकर के वापस से जो आपको सारी चीज़ें पढ़ाए हैं, हम उसको लाइन बाय लाइन करके आपको रीडिंग दे देंगे। एक बार हम रीडिंग दे देंगे सब कुछ समझाने के बाद, फिर आपके लिए ये सारी चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो प्लानिंग है अभी तक, हम इसको 4 लेक्चर्स में, 4 थ्योरी लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करने का टारगेट अभी फ़िलहाल ले रहे हैं। फिर उसके बाद 2 लेक्चर्स में आपके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो टोटल 6 लेक्चर्स में, 6 आवर्स में, सारे लेक्चर्स मेरे अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के ही होते हैं। 5 मिनट कम या 5 मिनट ज़्यादा हो सकता है, बट ओवरऑल जो एवरेज रहेगा वो 1 घंटे का ही रहेगा। तो इस 4 लेक्चर्स में से ये फर्स्ट वाला लेक्चर है। अभी तक हम स्टार्ट भी नहीं किए, लगभग 20 मिनट के आसपास आपका हो गया है, बट क्योंकि हम आपको बता दिए कि पहला लेक्चर है, बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, एक ओवरव्यू तैयार करना होता है कि आपको समझ में आए कि पूरे सेमेस्टर में आप क्या करने वाले हैं। इसलिए 10-20 मिनट आप चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे इग्नोर कर सकते हैं। हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेक्चर को, मेन पार्ट को, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं वाइट शीट पे, हम लोग पीछे अपने सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। अब हम लोग जब सिंगली रेनफोर्स पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे इसका हेडिंग दे देते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल क्लियर कट सारी चीज़ें रहनी चाहिए कि हम जो लिखे हैं कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो आपको पता है ये मेरा नंबर है, आपको इस पर कांटेक्ट कर लेना है। कोशिश कीजिए कि पहले व्हाट्सएप ही कीजिए, जब उस पर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ऑब्वियसली फिर आप कॉल करेंगे ही, लेकिन वैसे हम देख लेंगे आपका रिस्पॉन्स, जो भी जहाँ भी जिस सिचुएशन में रहेंगे हम अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर देंगे। और या नहीं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े रहिए, आप यहाँ भी डायरेक्टली, हम ग्रुप में एक्टिव रहते हैं टेलीग्राम में, इस ग्रुप में, तो आप यहाँ भी अपने जो भी क्वेरीज होंगे वो आप कह सकते हैं। आप फ़ोन करके अपना डिस्कशन करना चाहते हैं अपने डाउट्स का, आप फ़ोन करके डिस्कशन कर सकते हैं। हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट्स में क्या पढ़े थे कि हम लोगों का एक रेक्टेंगुलर बीम है,
इस रेक्टेंगुलर बीम में हम लोगों का कुछ टेंशन और कुछ कॉम्प्रेशन क्रिएट होगा। जैसे ही इसके ऊपर लोड पड़ेगा, जैसे इसी बीम को जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाते हैं तो ये बीम कुछ आपका अगर ऐसा है, इसके ऊपर जब आपका ये यूडीएल आया है इस तरह से, और फिर हम अगर इमेजिन करेंगे कि ये बीम किस तरीके से बेंड हो रहा होगा, तो बीम में कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ रहा होगा। ये बीम का सेक्शन जो है ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये तो जब ये इस तरह का कोई सेक्शन बन रहा होता है तो इस वाले जो ये आपका, इसको अगर हम एक न्यूट्रल एक्सिस बना दें इस सेक्शन का, जिस पे कोई स्ट्रेस नहीं लगता है, तो इसके ऊपर वाला जो जोन है, ये वाला जोन में क्या आया था आपका, कॉम्प्रेशन आया था। इस वाले जोन में क्या आया था आपका, टेंशन आया था। तो हम लोग यहाँ लिखे थे कि ये कॉम्प्रेसिव जोन है और ये हम लोगों का टेंसाइल जोन है। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग एक न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ कर दिए थे। ये जल्दी से हम सारी चीज़ों को रिकॉल कर दे रहे हैं, क्योंकि उसी से हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इन चीज़ों को, जो आपके फ्लेंज में आ जाएंगे। यही रेक्टेंगुलर का एनालिसिस फ्लेंज में चेंज हो जाएगा। इसमें आप क्या किए थे, अपना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाए थे। ये आपका टॉप वाला लाइन है और यहाँ पे हम लोगों का रेनफोर्समेंट लगा हुआ था। इस तरीके से कुछ रेनफोर्समेंट हम लोग इनिशियली एज्यूम कर लिए कि 3 स्टील अभी हम लोग दे रहे हैं, और इसके सामने भी एक आपका इस तरह से एक लाइन आ गया था। जो बॉटम में हम लोग जब भी लाइन लेते हैं तो हम लोग रेक्टेंगुलर जब पढ़े थे तो हम लोग उसमें क्या किए थे, रेनफोर्समेंट के सेंटर तक का ही लिए थे। नीचे वाले इस पोर्शन को हम लोग क्या किए थे, इग्नोर किए थे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के काम आएगा, मेरा लोड बियर करने के काम नहीं आएगा। तो ये जो मेरा रेनफोर्समेंट के सेंटर तक का जो ये डिस्टेंस था नीचे तक का, इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोले थे इफेक्टिव कवर। और ये इफेक्टिव कवर कैसे आता था, ये आता था नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर, नॉमिनल कवर प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार, ये हम लोग लिया करते थे। जो रिमेनिंग हम लोगों का बच जाता था, ये होता था हम लोगों का इफेक्टिव डेप्थ। जो ओवरऑल डेप्थ में से हम ये इफेक्टिव कवर माइनस कर देंगे, तो इस रेनफोर्समेंट के सेंटर तक का टॉप से जो हाइट होगा वो कहलाएगा इफेक्टिव डेप्थ। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ इस बार भी यूज़ होने वाली हैं। हम लोग इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाए थे, पहले तो स्ट्रेन डायग्राम बना देते हैं। हम लोग इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाए थे कुछ ऐसा। ये हम लोगों का स्ट्रेन डायग्राम था। फिर हम लोग स्ट्रेस डायग्राम बनाए थे, और स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा था। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है थोड़ा, यहाँ से बनाते हैं इस तरह से। अब इसमें वैल्यूज़ जो थे ये ऊपर के 0.0035 हम लोगों का स्ट्रेन था। ये हम लोग एजम्पशन लेते थे जो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में, कि हम लोगों का स्ट्रेन जो होगा वो मैक्सिमम 0.0035 होगा, उसके बाद का स्ट्रेन कंसिडर नहीं करते थे। स्टील का जो स्ट्रेस होता था वो 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES प्लस 0.002 होता था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, हम ये PDF भी आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको ये सब कुछ याद रखना है, क्योंकि यही चीज़ अभी आपका हम कन्वर्ट करेंगे इसको। यहाँ पे आपका 0.446 FCK आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होता था। ये जो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन है ये हम लोग डिस्कस किए थे आपका, कि ये हम लोगों का 3/7 ऑफ XU होता था। ये हम लोगों का XU था, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ। इसका ये जो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन है ऊपर वाला, ये 3/7 XU, और ये जो नीचे वाला जो आपका स्पेस है ये वाला, ये आपका हो जाता था 4/7 ऑफ XU। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल XU मिल जाएगा। ठीक है, ये और यहाँ पे हम लोगों का इधर कुछ आपका इस तरीके से टेंसाइल आपका फोर्स लग रहा था। इसका भी वैल्यू हम लोग T = 0.87 FY AST लिए थे, और यहाँ पे जो कॉम्प्रेसिव फोर्स था उस वो कुछ इस तरह से यहाँ पे लाई करता था, और इसका वैल्यू हम लोग जो लिए थे वो 0.36 FCK
बी एक्स यू लिए थे। कहाँ से लिए थे, अब इन चीज़ों में दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दोबारा जाएंगे तो वो डेरिवेशन बन जाएगा। तो ये हम लोगों का हो गया 0.36 एफ सी के बी एक्स यू। टी का वैल्यू हम लोगों का हो गया था 0.87 एफ वाई ए एस टी। अब जब हम लोगों को न्यूट्रल एक्सिस निकालना था तो हम लोग क्या किए कि C इज इक्वल टू टी माने। क्यों मानेंगे, क्योंकि एक बीम अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है कि उसके कॉम्प्रेसिव फोर्स उसके टेंसाइल फोर्स के बराबर है। तो जब कॉम्प्रेसिव को टेंसाइल के बराबर करेंगे और फिर हम लोग एक्स यू को एक तरफ ले जाएंगे, बाकी सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों का फॉर्मूला बन के आया एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के बी। ये आया था मेरा न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला। अब इसको जो हम बॉक्स बनाए हैं, आपको इन सब चीज़ों को जिनको जिनको हम बॉक्स बना रहे हैं उन सब चीज़ों को एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि ये आपका आगे काम होने वाला है, इसमें काम आने वाला है आपके डेरिवेशन में और आपको फॉर्मूला याद रखने में। क्योंकि आपको आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, और न्यूमेरिकल्स करने हैं तो उसमें यही, क्योंकि सिंगली रेनफोर्स्ड है, यही आपका टी बनेगा अभी, तो इसलिए उसमें ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ होंगे, कुछ प्लस और कुछ माइनस होता रहेगा, वो चीज़ें ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का ये निकल के आया था। अब उसके बाद जो हम लोगों का एक दूसरा कॉन्सेप्ट था, हम यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा पेज नहीं लेते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोगों का लीवर आर्म का डेप्थ क्या है। अब ये लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म होता है जो आपका किसी भी एक सेक्शन में अगर आपका कोई कपल फोर्स लग रहा है, जैसे ये आपका एक सेक्शन है, इसमें ये जो आपका इस तरीके से एक फोर्स लग रहा है, ये P है और ये भी P है, तो ये कपल हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन का है, एक ही सेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या करेगा, रोटेटिंग इफेक्ट देगा। तो इसमें जो इन दोनों फोर्स के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, ये कहलाता है आपका लीवर आर्म। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आरसीसी में Z से। ठीक है, अब वो Z लिखने का सबका अपना अपना तरीका, हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इस Z से हम लोग डिनोट करते हैं जो इन दो कपल फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है। आरसीसी में भी हम लोगों को क्या करना है, कपल फोर्सेस निकालने हैं। अब कपल फोर्सेस निकालने हैं मतलब क्या, कि कपल फोर्सेस हैं, बस हम लोगों को क्या करना है, आपको दिखाना है कि कौन सा इसमें है कपल फोर्सेस। जो इस वाले सेक्शन में अगर हम इसका एक कॉम्प्रेसिव फोर्स बनाएं, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स जो होता है वो कुछ यहाँ आके एक्ट करता है। अब क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लस पैराबोलिक, ये दो आपको शेप है, तो इन दोनों का सीजी जो है वो रेक्टेंगुलर वाले में ही लाई करता है। यहाँ पे कहाँ पे आएगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो लास्ट सेमेस्टर में ही 3rd यूनिट में हम लोग डिस्कशन किए थे कि ये ऊपर से हाइट कितना होगा, तो ऊपर से हाइट होगा 0.42 XU। इसका अगर हम लोग बोलेंगे ये वाला डिस्टेंस, तो ये होगा आपका 0.42 XU। ये सब वैल्यूज़ याद रखने हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हम आपको बाद में कहीं पे लिखेंगे, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये मेरा होगा 0.42 ऑफ XU। अब जब हमको ये देखिए, ये मेरा कॉम्प्रेसिव फोर्स है, ऑब्वियसली ये ऑपोजिट डायरेक्शन का होगा, क्योंकि अगर कोई फोर्स टेंसाइल है वो अगर पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो जो कॉम्प्रेसिव है वो नेगेटिव एक्स की तरफ जाएगा। तो ये दोनों जो हैं, अगर हम इसको एक सेक्शन मान लें, तो ये और ये मिल करके इस रेड वाले लाइन पे इस तरीके से कॉम्प्रेसिव और एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, जो कि इसी तरीके से कपल के जैसा बिहेव कर रहा है। तो जब कपल के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इनके बीच का अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहें, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल वाला जो हाइट था ये तो हम लोगों को पहले ही पता था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। अगर ध्यान नहीं है तो यहाँ देखिए, ये रेनफोर्समेंट के लाइन से हम ये लाइन लिए थे, कंप्लीटली पूरा आरसीसी सेक्शन के एंड तक का तो लाइन लिए नहीं थे। तो ये वाला लाइन से ये वाले लाइन के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, D। और ये वाले को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी
लीवर आर्म बोल रहे हैं, तो लीवर आर्म का जो डेप्थ होगा वो कितना निकलेगा, ये टोटल डी है, यहाँ से यहाँ तक 0.42 एक्सयू है, तो हम इसको कह सकते हैं ना कि ये डी माइनस 0.42 एक्सयू अगर कर देंगे तो ये रिमेनिंग वाला लेंथ आ जाएगा। तो लीवर आर्म जेड को हम लोग फिर से डी माइनस 0.42 एक्सयू लेकर के चलेंगे। अब ये 0.42 एक्सयू कैसे आया था वो हम आपको नहीं बता रहे, क्योंकि वो डेरिवेशन है 5th सेमेस्टर का 3rd सेम का, उसको अननेसेसरी यहाँ एक्सप्लेन करके फ़ायदा नहीं है। तो आपको अगर कुछ नहीं भी आता है, मान लेते हैं कि आपको 0.42 एक्सयू नहीं याद है और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि लीवर आर्म का फॉर्मूला याद कर लीजिए, डी माइनस 0.42 एक्सयू। अब फिलहाल के लिए तो हम लोग यही कर सकते हैं, आप दोबारा तो 5th सेमेस्टर में जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये लीवर आर्म का डेप्थ होता है डी माइनस 0.42 एक्सयू। अगर आप एक्सयू यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, इफेक्टिव डेप्थ आपको हमेशा क्वेश्चन में पता ही रहता है, या तो ओवरऑल डेप्थ दे देगा, इफेक्टिव कवर दे देगा, तो ये भी हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कहीं से भी कोई मिस होने का चांस ना बने। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल डेप्थ में से अगर आपका इफेक्टिव कवर माइनस हो गया तो भी इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि ये वाला चीज़ या तो गिवन होगा और उससे आप इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे, वो पता होगा, और 0.42 एक्सयू आपको अगर आप यहाँ से निकाल लेते हैं सी इजकल टू टी करके, तो आपको एग्ज़ाम में अभी इस आपके 6th सेमेस्टर में यूनिट 3 में आपको क्वेश्चन आएगा इफेक्टिव ये लीवर आर्म निकालने से भी। लीवर आर्म का न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल में कंसिडर होता है, आपके सिलेबस में यूनिट 3 से सिंपल न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाला है। फ्लेंज्ड बीम का आपको बोलेगा लीवर आर्म निकालिए, तो आप फ्लेंज्ड बीम का लीवर आर्म भी कैसे निकालेंगे, जैसे रेक्टेंगुलर बीम का लीवर आर्म निकालते थे। आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक्सयू का वैल्यू डी क्वेश्चन में गिवन होगा। एक्सयू का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला आपका रेक्टेंगुलर में होता था। हम लोग जब अभी डिस्कस करेंगे फ्लेंज वाला पोर्शन, तो वहाँ पे भी इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। वो जो आपका आएगा फ्लेंज में, उसका आप एक्सयू निकालिएगा, वो यहाँ पे पुट कीजिएगा। एक्सयू अभी फ़िलहाल रेक्टेंगुलर की अगर बात करें तो एफ वाई ए एस टी एफ सी के और बी पे डिपेंड कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में नोन रहेंगी। जब टी बीम का भी एक्सयू निकालिएगा, उसमें भी जो सारी चीज़ें यूज़ होंगी ना, वो भी आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन रहेंगी। तो आपको क्या करना है कि सही से क्वेश्चन पढ़ के एक्सयू फाइंड आउट करना है। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का था, आपको रेक्टेंगुलर टी या एल बीम देगा, उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पुट करना है और लीवर आर्म निकाल लेना है। तो एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बन सकता है लीवर आर्म वाले से। इसीलिए हम इतना फोर्स कर रहे हैं कि इस वाले फॉर्मूला को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो याद कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया मेरा लीवर आर्म के बारे में था। फिर हम लोग जब लीवर आर्म निकाल लिए तो हम लोग बात किए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम लोग MU बोले पूरे RCC में 5th सेमेस्टर में। और इस MU को निकालने के लिए दो फॉर्मूला हम आपको बताए, या तो आप कॉम्प्रेसिव फोर्स, जैसे ये P है, अब इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक नाम दे देते हैं। अभी तो हम बस बताना चाह रहे थे कि दोनों का वैल्यू सेम है। अब इसको अगर हम कह दें कि ये C है और इसको हम कह दें कि ये T है और इनके बीच का ये डिस्टेंस लीवर आर्म है, तो हम अच्छा हम लोग मोमेंट कैसे निकालते थे, जब भी इस तरह का कपल वाला केस होता था तो हम लोग लिखते थे कि आइदर T इंटू ये डिस्टेंस Z और C इंटू Z। ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं, फर्स्ट सेम में मैकेनिक्स में पढ़े हैं, आपको अगर ध्यान होगा तो। फिर आप इसको यूज़ किए होंगे, आप 3rd सेम में नहीं यूज़ किए होंगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वहाँ पे आपको कपल फोर्सेस का मोमेंट निकालने के लिए वहाँ पढ़ाया जाता है आपको कि कपल का मोमेंट कभी भी दोनों फोर्स को लेकर नहीं निकाला जाता है, एक फोर्स उसका और दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा, या तो C इंटू जेड होगा और T इंटू जेड होगा, ठीक है। अब आपको पता है C का वैल्यू 0.36, ये रेक्टेंगुलर के बारे में हम सारी चीज़ें भी आपको दिखा रहे हैं, तो इसका वैल्यू आपको पता है 0.36 FCK B XU, ये C का वैल्यू था, मल्टीप्लाइड बाई Z, Z क्या है D माइनस 0.42 XU। ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा जब आप कॉम्प्रेसिव फोर्स की तरफ से निकालेंगे, और जब टेंसाइल की तरफ से निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 0.87 FYAST इंटू D माइनस 0.42 XU, ठीक है।
तो ये हो गया हम लोगों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो हम लोग ये भी हम आपको याद रखना है। अब ये सारी चीज़ें जो हम आपको बॉक्स में बनाए हैं ये आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। क्योंकि जो आपका फॉर्मूला बनेगा ना टी बीम का, वो अब हम टी बीम पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, तो वो जो बनेगा वो एक्चुअली में आपको इस रेक्टेंगुलर वाले सेक्शन में कुछ प्लस होगा। अब आप समझिए इन चीज़ों को। ये तो हो गया आपका पुराना फॉर्मूला जितना हम आपको लिखा है। हम लोग अभी बात किए रेक्टेंगुलर बीम के बारे में। ये रहा मेरा रेक्टेंगुलर बीम, कोई भी इसका बी है और कोई भी इसका डी है, अभी एज्यूम बी और डी ही रख लेते हैं। फ्लेंज्ड बीम किसको कहते हैं? आप वर्ड सुने होंगे, फ्लेंज और वेब। फ्लेंज और वेब ये ज़्यादातर आप सुने होंगे आई सेक्शंस में। इसमें आपका ये फ्लेंज कहलाता है, ये आपका वेब कहलाता है। तो जब आपके किसी रेक्टेंगुलर बीम में आपका जब कुछ इस तरीके से फ्लेंज आ जाए और कुछ वेब का पोर्शन बन जाए, वो बीम कहलाएगा आपका फ्लेंज्ड बीम। अब ये केस कब होगा? ये केस होगा जब जैसे आप अपने घरों को एग्जांपल लीजिए। आप अपने घर में किसी भी बीच वाले रूम में आप बैठे हैं, आप ऊपर छत पे देखिए और आपको एक बीम दिख रहा है। आप नीचे से जब बीम को देखते हैं तो बीम तो आपको रेक्टेंगुलर दिखाई देता है। लेकिन जब आप किसी घर को इस तरीके से, जैसे आपका एक प्लान है, इसमें आपका यहाँ एक बेडरूम है, यहाँ आपका एक तरह से इस तरह से यहाँ पे गेट है, यहाँ पे ये आपका हॉल है, ये 1 बेडरूम है, ये 2 बेडरूम है, इधर किचन बना दीजिए, इधर बाथरूम बना दीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला बीम इस तरीके से चल रहा है। आप अगर इस घर को ऐसे कट करेंगे तो कट करके जब आप इस स्लैब को देखेंगे तो ये स्लैब आपको कैसा दिखाई देगा? ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इस तरीके से आप कुछ सिचुएशन देखेंगे अगर आप अपने स्लैब को कट करके बाकी नीचे ऊपर की चीज़ें हटा दिए हैं। हम सिर्फ अगर अपने छत को देखते हैं तो हम लोगों को कुछ ऐसा सिचुएशन दिखेगा। ये बाहर वाला जो दीवार था उसका ये बीम रहेगा और स्लैब रहेगा। ये बीच में जो दीवार था जो रूम और हॉल को डिवाइड कर रहा था, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपको लास्ट वाला पोर्शन हो गया। ठीक है। या कोई भी 2 स्पैन वाला अगर एक घर का कोई पोजीशन आप इमेजिन कीजिए तो ये सिचुएशन होगा। आप डिज़ाइन किए 5th सेमेस्टर में सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स, वो सारे रेक्टेंगुलर बीम जो आप डिज़ाइन किए, आप इस शेप का डिज़ाइन किए। एक्चुअली में ये तो स्लैब के साथ कास्ट होता है प्रैक्टिकली। अब उसमें आप जो लेना चाह रहे हैं वो आप ले रहे हैं कि एक्चुअली में आप इसको रेक्टेंगुलर बीम मान रहे हैं, यहाँ से इसको रेक्टेंगुलर बीम मान रहे हैं। ये आप कर चुके हैं 5th सेमेस्टर में, आप इस रेक्टेंगुलर को डिज़ाइन कर चुके हैं। और अगर तीनों सेम साइज़ के हैं तो आप तीनों में सेम रेनफोर्समेंट सब कुछ प्रोवाइड कर दिए, सब कुछ अगर सेम है तो। लेकिन ये छत जो है जो इसके साथ कास्ट हो रहा है, अलग से लाके यहाँ पे आप एक बाउंड्री जो ये डिफाइन कर दिए, ये बाउंड्री एग्जैक्टली होगा नहीं आपके बीम में। ये तो आप अपना एक इमेजिनेशन मान के चल रहे हैं। लेकिन जब, क्योंकि ये कास्टिंग अगर आप देखे होंगे कभी, ढलाई अगर अपने छत की होते हुए देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि ये जॉइंट आप कभी भी बता नहीं सकते हैं। इनफैक्ट आप छत के ऊपर में खड़े होकर के आप ये नहीं बता सकते हैं कि बीच वाले पोर्शन में बीम कहाँ पर है। इतना क्लियर रहता है सारी चीज़ें कि आपको एच से तो पता चल जाएगा कि बीम है, लेकिन बीच वाले बीम को आप ऊपर से खड़े होकर के एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पे नीचे आपका बीम चल रहा होगा। कंक्रीट में कभी भी इस तरीके से कोई लाइनिंग जो बाउंड्रीज को डिफाइन करता है वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप कंक्रीट 2 बार ना किए हों। जैसे आज आप यहाँ तक कंक्रीट ला के बंद कर दिए, कल फिर सुबह आप आए फिर यहाँ से कंक्रीटिंग करना शुरू किए, तभी आपको एक इस तरह का कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इसमें दिखेगा। अदरवाइज कंक्रीट को जब आप एक फ्लो में बनाते हैं तो कभी भी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट पता नहीं चलता है। अब जब कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नहीं आया तो आप इसमें रेनफोर्समेंट दे रहे हैं ऐसे, मान लेते हैं अभी डबली रेनफोर्स ही बना रहे हैं तो आप ऐसे रेनफोर्समेंट दिए, इसमें आप टाइल्स लगा दिए, ये कंप्लीट बना देते हैं आपके लिए। इस तरीके से आप कुछ रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर दिए। आप इसको क्या किए, रेक्टेंगुलर मान करके इसका क्रॉस सेक्शन का ये जो विड्थ है इसको आप माने यहाँ तक को बी और यहाँ से ले करके यहाँ तक को आप माने डी।
बट इन एक्चुअल केस ऐसा होता नहीं है। ये बीम जो है ये क्योंकि स्लैब इसके साथ कास्ट हुआ है, दूसरा कि इस स्लैब का अपना एक रेनफोर्समेंट था जिसको हम ब्लैक से बना देते हैं। ये रेनफोर्समेंट कुछ यहाँ से बनाते हैं, मतलब पूरा चला आ रहा है इस तरह से, या यहीं से बना देते हैं। ये यहाँ से कुछ आपका रेनफोर्समेंट चला आ रहा है जो इसके साथ साथ आकर के यहाँ इस तरीके से बेंड कर जाता है बीम के अंदर में। आप अगर कभी आप जैसे 6 सेमेस्टर में है तो आप अपना साइट इंटर्नशिप किए होंगे, उसमें भी आप देखे होंगे कि स्लैब और बीम का रेनफोर्समेंट एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होता है। ठीक है, बॉटम का रेनफोर्समेंट भी कुछ यहाँ से ऐसे आता है और फिर ये यहाँ से इस तरीके से ये पूरा रेनफोर्समेंट जो है ये कवर को मेंटेन करते हुए ये आगे जाकर के यहाँ पे बेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रेनफोर्समेंट साथ साथ अंदर गया, ये जो कंक्रीटिंग आप जो किए, अब कंक्रीटिंग को हम दिखा देते हैं गोल्डन से। ये जो पूरे पोर्शन का आप कंक्रीटिंग एक साथ किए, ये आपको क्या करता है, ये इसको एक प्योर रेक्टेंगल की तरह फील नहीं होने देता है। तो जब प्योर रेक्टेंगल की तरह फील नहीं होता है तो ये आपको कुछ दूर तक अपने पोर्शंस को इसके साथ में ले जाता है, जो कि एग्जैक्टली कभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर ये मेरा स्पैन है, ये अगर मेरा स्पैन है L, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमेशा आपका L/2 ही तक जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जो इस वाले बीम को जो भी स्लैब अपना इफेक्ट देगा वो कभी इस L/2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो रिमेनिंग L/2 है वो फिर आपको इस वाले बीम में आकर के अपना इफेक्ट देगा ना। आप इसके ऊपर जो भी लोड देंगे वो लोड अगर एक स्लैब का 2 बीम उठाते हैं और यूडीएल है, तो आप पढ़े हैं इन चीज़ों को ना कि ये सपोर्ट रिएक्शन जो है अगर इसके ऊपर यूडीएल है W किलोन्यूटन पर मीटर, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा WL/2 WL/2, और ये स्पैन आपका अगर L है तो ये एक बीम क्या है, सपोर्ट है। और ये किसका सपोर्ट है, स्लैब का सपोर्ट है। स्लैब के ऊपर जो लोड आने वाला है वो हाफ इसमें जाएगा। उसी तरीके से स्लैब जो अपना इफेक्ट देगा, जो कंट्रीब्यूशन देगा, आप कह सकते हैं इफेक्ट नहीं, कंट्रीब्यूशन जो देगा बीम के बेंडिंग होने में, स्लैब का भी रोल आ गया एक्चुअल केसेस में। वो यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक इतना दूर जो है, इसको हम बोल देते हैं विड्थ ऑफ फ्लेंज, या यूं कहें हम इसको इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज कह देते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। अगर इस बीम में कोई इफेक्ट स्लैब का आएगा, इधर तो कोई स्लैब नहीं है, इसमें तो स्लैब सिर्फ एक ही तरफ है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ जाएगा, यहाँ तक आएगा। इसको हम बोल देते हैं, अगर हम मेरा नया स्मॉल बी बोल देते हैं कि ये मेरा विड्थ होता और ये फ्लेंज बीम बन जाता, तो ये फ्लेंज बीम मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। लेकिन हर बार आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये यहाँ तक अपना इफेक्ट दे रहा है, या यहाँ तक दे रहा है, या यहाँ तक दे रहा है, या यहाँ तक दे रहा है। कुछ दूर तक ये अपना इफेक्ट देगा, जो कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता है। आपको हमेशा ये चीज़ चेक करके निकालना पड़ेगा। और ये जो बी का जो पोर्शन है, अगर हम इसको अब B1 बोल दें और इसको हम अब से B बोलें, तो मेरा ये B जो है ये मेरा मैक्सिमम लिमिट तो यहाँ तक है, लेकिन एग्जैक्टली किसी बीम में कितना इफेक्ट हो रहा होगा वो यहाँ तक हो रहा होगा, उसको हम BF बोलेंगे, मतलब इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज बोलेंगे। अब ये इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, अब ये डायरेक्टली अगर हम बोलेंगे कि इसका एरिया निकालिए, आप डायरेक्टली B/D नहीं कर सकते हैं। जैसे कॉम्प्रेसिव जोन में आप क्या कर रहे थे, BXU कर रहे थे, ये B और ये XU जो इसका कॉम्प्रेशन जोन का डेप्थ था, तो आपका ये एक एरिया बन जा रहा था mm² में। अब ये आप नहीं कर सकते हैं, अब आपको BF/XU करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा समझा देते हैं। मान लेते हैं कि अब ये मेरा यहीं तक अगर मेरा कंप्रेशन है और नीचे टेंशन है, तो फिर ये रेक्टेंगल बन गया ना। अब ये रेक्टेंगल बना, अब पहले T बनता तो फिर तो हम लोगों को A1 A2 हो जाता। मान लेते हैं मेरा यहीं पे आके न्यूट्रल एक्सिस इस बीम के बॉटम पे आके हिट कर रहा है, तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन है, ऊपर कंप्रेशन है, तो अब मेरा ये रेक्टेंगल कुछ ऐसा बन गया ना, इस शेप का। अब इसका एरिया निकालना है तो BF/XU करना पड़ेगा। ये चेंज होगा आपका इस फ्लेंज बीम वाले यूनिट में। और अभी तक आप क्या कर रहे थे, फॉर्मूला में हर जगह B यूज़ कर रहे थे। अब ये यही फॉर्मूला यूज़ होगा जब भी, लेकिन उसमें क्या होगा, B के जगह पे BF आ जाएगा। और वो BF आपको कभी भी एग्जैक्टली श्योर नहीं पता है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। अगर नहीं गिवन है, क्वेश्चन में B गिवन है, ध्यान से ये चीज़ तो हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर B गिवन है तो BF कैलकुलेट करना होगा। BF कैलकुलेट करने के लिए IS कोड हम लोगों को एक फॉर्मूला बताता है, उस फॉर्मूला को बस रट जाना है,
उसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है कि वो कैसे हुआ, कुछ लॉजिक हम समझा देंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको रट जानी है उसमें, ठीक है। ये चीज़ आपके न्यूमेरिकल में क्या करता है, जानबूझ करके वो कई बार बी प्रोवाइड कर देता है, और आप न्यूमेरिकल देखते हैं, आपको फॉर्मूला याद आता है, आपको लगता है आपको आता है, आप कैलकुलेशन करते हैं और आप बी ही पुट कर देते हैं। आप भूल जाते हैं कि कभी भी हम लोग श्योर में ये नहीं बोल सकते हैं कि मैक्सिमम अगर ये L/2 तक जा सकता है तो आपको वो क्वेश्चन में पूरा ही दे दिया है और आप पूरे को ही उठा के ले आए। हो सकता है वही इफेक्टिव विथ होता, लेकिन अभी तो फिलहाल पता नहीं है ना। हम कैलकुलेट किए और मेरा बी एफ बराबर अगर बी आ गया तब तो फिर मेरा किस्मत से वो न्यूमेरिकल राइट हो जाएगा, अदरवाइज वो वैल्यू आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके वजह से जो आप विथ ऑफ फ्लेंज गलत निकालेंगे तो अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक आपका गलत आ जाएगा और आपके सारे आंसर्स रॉन्ग होंगे और सारा स्टेप राइट होगा, तो आपको 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल में 3 मिलेगा। अब टीचर के ऊपर है, वो आपको 2 भी दे सकता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग ही तो है, वो अब तो टीचर डिसाइड करेंगे ना। तो इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से याद रहना चाहिए कि कभी भी फ्लेंज बीम आप यूनिट पढ़ रहे हैं, अभी जैसे ये एल बीम का एग्जांपल दिए, अब इस टी बीम के एग्जांपल को ले लीजिए। अब देखते हैं इसमें से कितनी चीज़ें हट पाती हैं, बाकी ये सब नहीं हटेगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। हमको सिर्फ ये टी बीम खाली चाहिए, हम इन सारे लाइंस को हटा देते हैं। अब जो आपका ये टी बीम है, अब इस टी बीम में भी क्या होगा, आधा इधर से और आधा इधर से, ये भी क्या होगा, अगर इसको भी हम एल बोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा यहाँ तक। अब इस बीम में आधा इधर का और आधा इधर का, ये सारा मिल करके आपको क्या कर रहा है, स्लैब अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसीलिए इस तरीके के ये जो बीच वाला बीम होता है इसको हम बोलते हैं टी बीम, और ये जो मेरा एज वाला बीम था इसको हम बोलते हैं एल बीम, क्योंकि ये मैक्सिमम यहाँ तक या कहीं तक भी कंट्रीब्यूट करता, तो ये मेरा इस तरीके का जो सेक्शन है ये कहला जाता है एल बीम। तो जितने भी घर में कॉर्नर्स वाले बीम होते हैं वो एल बीम के जैसा बिहेव करते हैं, और जितने ये सेंटर वाले बीम्स होते हैं वो टी बीम के जैसा बिहेव करते हैं। अब क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकली जो आप बनाते हैं वो अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है, आपके लेबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साइट पे किस तरीके से आप इंजीनियर को अगर आप हायर करके हर रोज़ अपने साइट पे बुलाते हैं तो आप थोड़ा परफेक्शन उम्मीद कर सकते हैं। अगर इंजीनियर आपका सिर्फ एक विजिटिंग आपके आते हैं, बाकी आपके प्रेजेंस में घर बन रहा है और आपको कुछ बेसिक आइडिया नहीं है इसका, तो ये कई बार क्या होता है ना कि ये इफ़ेक्ट नहीं मिल पाने का डर रहता है। इसीलिए हम लोग इसी वाले के फॉर्मूलाज को, इसी वाले स्टील को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के घरों में अपने यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो इससे कम ही आएगा। अब स्लैब आपको मदद कर रहा है तो ऑब्वियसली रेनफोर्समेंट थोड़ा कम हो जाएगा ना आपका। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही रेक्टेंगुलर वाला रेनफोर्समेंट ही चला देते हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिकली भी आपके रियल लाइफ में भी जब आप कोई घर बनाते हैं, हम लोग एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर जब डिज़ाइन करते हैं और बताते हैं कि किसी बीम में कितना रेनफोर्समेंट होना है, हम लोग भी उस रेक्टेंगुलर को ही कंसिडर करके बताते हैं, क्योंकि फ्लेंज बीम में तभी हम बता पाएंगे जब खुद हम साइट पे मौजूद रहें, हम रेनफोर्समेंट टाई करने का ध्यान दें कि वर्कर किस तरीके से टाई कर रहा है, मेरा उससे वो इफ़ेक्ट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये सारी चीज़ों को अगर हम वॉच करेंगे तो फिर हम रेनफोर्समेंट कम कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ और इन्फोर्समेंट कम रह गया तो अल्टीमेटली इसमें बेंडिंग आ जाएगा, फिर वो फेलियर की तरह कंसिडर होगा, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बीच वाले पोर्शन आपके टी बीम कहलाएंगे आज के बाद से, और ये जो कॉर्नर वाले बीम्स हैं ये एल बीम कहलाएंगे आज के बाद से। अब इसका इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज जैसे हम आपको बताया कि बी एफ हो जाएगा कुछ यहाँ तक का, कितना है ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी मैक्सिमम जो आपका अगर कोई पूछे कि कितने दूर तक हो सकता है, तो टोटल जो मैक्सिमम हो सकता है वो बी है। अब वो बी, इस टोटल बी को क्या बोलेंगे, ये मेरा हो जाएगा बी डब्ल्यू, इसको विथ ऑफ वेब बोल देंगे क्योंकि ये फ्लेंज है तो ये मेरा वेब है, यहाँ भी ये वेब है, तो ये मेरा विथ ऑफ वेब, ये तो मेरा फिक्स्ड है। साथ में मेरा ये L/2 प्लस L/2, ये दोनों ऐड, ये तो मतलब L/2 प्लस BW प्लस L/2 करेंगे तो आपको ये टोटल भी मिल जाएगा। लेकिन ये भी हुआ आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया। अब इसमें भी आपका इफेक्टिवली कितना दूर होना है, तो कुछ इतना दूर होना है। अब ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज कहलाएगा। फिर इसको भी आप नहीं जानते हैं, फिर ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए टी बीम में आज के बाद से हम लोग जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे, स्मॉल बी का डायरेक्ट यूज़ कहीं नहीं होगा, हर जगह बी एफ का यूज़ होगा। यही बी एफ आपको निकालना है, जिसको टॉपिक को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज। ठीक है,
तो ये वो आपके कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स और जो टी बीम एल बीम का जो कॉन्सेप्ट्स था, जो मेरे हिसाब से आपको ये इतना पता होना चाहिए। इसमें हम आपके पुरानी चीज़ें भी रिवाइज कर दिए और उसी चीज़ को कन्वर्ट करके हम आपको नए वाले तरीके तक लेके गए। अब ये जो हम आपके बॉक्स में फॉर्मूलाज बनाए हैं, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। आगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। अब आप टी बीम और एल बीम पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से आप प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। अगर आप इस सारे लेक्चर को सही तरीके से अगर आप पूरा सुन लिए हैं, आप समझ गए हैं पुराना क्या हुआ था और अभी हम लोगों का क्या होने वाला है, तब हम लोग अब अगले वाले क्लास में इसी इफेक्टिव विथ ऑफ फ्रेम से आगे बढ़ेंगे। हम लोग लगभग 2 लेक्चर लेंगे, सारी चीज़ों को आपको डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से इसी स्क्रीन पे हम आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे और फिर उसके बाद हम आपको ले चलेंगे फिर अपने नोट्स पे। इन 2 दिनों में मेरा वो सारा नोट्स जो होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। और जब हम नोट्स पे जाएंगे और जो आप पढ़ेंगे उसको रीडिंग देंगे, तो क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी जो हम यहाँ डिस्कस किए हैं, आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आपको बहुत अच्छे से आपका नोट्स समझ में आ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है, उसका एग्जैक्टली क्या वर्डिंग्स होता है। जो जो हम आपको हिंदी में यहाँ एक्सप्लेन किए हैं वही सारी चीज़ें आपको नोट्स में लिखी हुई मिल जाएंगी। तो आज के लेक्चर को हम लोग अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। यहाँ हम आपको सारा वो बेसिक इंट्रोडक्शन और पुराना जो रिकॉल करना था वो सारी चीज़ें हम आपको आज के इस लेक्चर में करवा दिए हैं। इफ़ेक्टिवली कल से आपका जो सिलेबस में जो काउंट होता है पोर्शन, वो आपका कल से स्टार्ट होगा। जो 2 लेक्चर्स आएंगे वो 2 लेक्चर्स आपके सिलेबस वाले होंगे। आपको उनको समझना है अपने कॉपी में। आरसीसी जब आप पढ़ रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक नोट कॉपी बना लीजिए, क्योंकि ये आप मेरा जो क्लास का जो थ्योरी हम आपको समझा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, जो हम आपको ये पीडीएफ देंगे नोट्स का, वो सारी चीज़ें आपको ये एक मैथमेटिक्स की तरह से ये पेपर है। आप इसको अगर सोचेंगे कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे ना, तो डेरिवेशन में कहाँ पे आप फंसेंगे आपको वो समझ में आ जाएगा। सेम मैथमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये वैसा पेपर है। तो मेरा सजेशन है कि आप अपना एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए, और ये पूरा आपके उन सारी चीज़ों से भर जाएगा कॉपी। जो आपके कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, हर तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। कौन सा वाला पूछ लेगा इसका कोई गेसिंग एग्जैक्टली कभी नहीं बताया जा सकता है। चांसेस होते हैं कुछ टॉपिक के स्ट्रॉन्ग होने के, वो हो सकता है, बट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए हम एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपके लेवल पे सारे क्वेश्चन होता है हम सारे ही करा देंगे। तो आई होप कि हम आपको आज जो ये सेशन लिए, ये जो हम लोगों का आरसीसी का कोर्स, हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, ये जो हम आपको समझाए, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू।